वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम एंटी एमेटिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। एंटी एमेटिक्स की फार्माकोलॉजी को डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ा सा वॉमिटिंग और एंटी एमेटिक्स का इंट्रोडक्शन देख लें, बेसिक से इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे। द वर्ड एमेटिक मीन्स वॉमिटिंग। एंटी एमेटिक्स बेसिकली वो ड्रग्स होंगे जो वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए, उसके एक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम वॉमिटिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वॉमिटिंग किस वजह से हो सकती है। वॉमिटिंग की अब डिफरेंट काजेज़ हैं। वॉमिटिंग किसी भी अनवांटेड स्मेल की वजह से हो सकती है। अगर कोई ऐसी स्मेल है जो हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी तो उसमें भी हम वॉमिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैवलिंग देखें तो अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ड्यूरिंग देयर ट्रैवलिंग उनको वॉमिट हो जाती है। एनी काइंड ऑफ पेन, अगर हम स्पेसिफिकली पेन की बात करें, जैसे अगर माइग्रेन की पेन है तो उसमें बहुत से लोगों को अब उनकी पेन के दौरान उनको वॉमिटिंग होती है। फिर कोई ड्रग साइड इफ़ेक्ट है, अगर कोई हमने ऐसी मेडिकेशन ले ली है या कोई ऐसी ड्रग यूज़ की है उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। और फॉर एग्जांपल कोई फूड पॉइजनिंग है। अब जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग हैं ऐसे कि जब वो कोई इस तरह की बाहर से कोई इस तरह की फ़ूड खा लेते हैं और वो फूड डाइजेस्ट नहीं होती स्टमक के अंदर और उनको एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग आती है, जिसकी वजह से एक स्टिमुलस जाता है वॉमिटिंग सेंटर में और उसमें फिर स्टमक जो है वो आपकी फ़ूड को बाहर निकालता है। क्योंकि अगर वो फूड पॉइजनिंग में अगर फूड आपकी स्टमक के अंदर रहेगी तो वो फर्दर कोई भी प्रॉब्लम काज कर सकती है। तो वॉमिटिंग के बेसिकली डिफरेंट काजेज़ हैं। लेकिन वॉमिटिंग को अगर देखें तो ये कोई भी, अब किसी डिजीज़ में भी वॉमिटिंग एक सिम्टम हो सकता है। वॉमिटिंग एक डिजीज़ नहीं है, इट इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन। ये एक इंडिकेशन है, ये कोई स्पेसिफिकली कोई डिजीज़ नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें कि वॉमिटिंग ज़्यादातर अगर हम देखें तो वॉमिटिंग उन लोगों में होती है जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स लेते हैं। कीमोथेरेपी जो कि कैंसर ट्रीटमेंट का ड्रग है, तो उनमें वॉमिटिंग ये ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टॉप वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग को स्टॉप करना क्यों ज़रूरी है। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें वॉमिटिंग का आ जाना इज़ गुड, जैसे फूड पॉइजनिंग की हमने एग्जांपल ली। लेकिन अब कुछ इस तरह की सिचुएशन भी आती हैं कि अगर आपको एक नॉर्मल क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो वो फिर आपकी बहुत सी बॉडी में चेंजेस लेके आ सकती है। अब नंबर 1, वॉमिटिंग को स्टॉप करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, डिहाइड्रेशन हो सकती है। जैसे अगर हम डायरिया में देखें तो डायरिया में बहुत से लोगों को जब वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करते हैं, या अगर किसी और सिचुएशन में अगर हम देखें जब ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, एंड नंबर 3 इज़ आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली रीजंस कि वॉमिटिंग को स्टॉप करना क्यों ज़रूरी है और फिर हम क्यों एंटी एमेटिक ड्रग्स को प्रेफर करते हैं कि वॉमिटिंग को स्टॉप किया जाए। सो टू अवॉइड ऑल दीज सिचुएशंस फिर हम एंटी एमेटिक ड्रग्स को प्रेफर करते हैं। अब अगर ट्रिगर मैकेनिज्म की बात करें तो बेसिकली हमारे ब्रेन में एक जोन है जिसको हम कहते हैं CTZ। CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है जो कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। एक वॉमिटिंग सेंटर है, दूसरा मेडुला एब्लोंगेटा जो कि वॉमिटिंग सेंटर है, जिन्होंने जब कोई वॉमिटिंग का स्टिमुलस आना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, जब किसी को वॉमिट आती है तो किस तरह से ये काम करते हैं सेंटर। जब आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, फूड आपके स्टमक में गया है, आपको एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग आई है, तो स्टिमुलस सेंटर में जाएगा। किस सेंटर में? वॉमिटिंग सेंटर में। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेंटर प्रेजेंट है ना, जैसे टेम्परेचर के लिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इसी तरह वॉमिटिंग के लिए है। फिर वो स्टिमुलस जब आपके सेंटर में जाएगा, सिग्नल आने के बाद सेंटर जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू स्टमक वाले पार्ट को, स्टमक के जो पार्ट है वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा उसको, स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से जो आपका कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, जो स्टमक के अंदर वो कंटेंट जो बहुत आपको डिस्कम्फर्ट फीलिंग करवा रहा था और वो कंटेंट बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था, तो उसके थ्रू आपके ओरल कैविटी के थ्रू जो है वो सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक ट्रिगर मैकेनिज्म है कि कहाँ पे आपकी वॉमिटिंग के सेंटर प्रेजेंट है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बेसिकली जो वॉमिटिंग के ड्रग्स की हैं उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। हम यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है उनकी बात करेंगे, जिसमें सेंट्रल एंटी एमेटिक्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटी एमेटिक्स एंड पेरिफेरल एंटी एमेटिक्स आते हैं।
सबसे पहले हम सेंट्रल एंटी एमेटिक्स को देखेंगे कि ये कौन सी ड्रग्स होती हैं। सेंट्रल एंटी एमेटिक्स ये सारे किसी ना किसी रिसेप्टर को, ये वो ड्रग्स हैं जो किसी ना किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, ठीक है। यानी ये रिसेप्टर अब कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये रिसेप्टर सीएनएस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें कौन सी क्लास ऑफ एजेंट्स आ सकते हैं, एंटीहिस्टामीन्स है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है, उसके बाद सब्सटेंस पी न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, और उसके बाद नेबिलोन है जो कि कैनिबिनॉइड्स की क्लास में आता है, एंड लास्ट इज बेंजोडाइजेपिन। सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटीएमेटिक्स ये कौन सी ड्रग्स हैं, ये मिक्स एक्शन देंगे अपना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम पेरिफेरल एंटीएमेटिक्स की बात करें तो पेरिफेरल एंटीएमेटिक्स वो हैं जो आउटसाइड ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जितने भी रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जो वॉमिटिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, ये क्लास ऑफ ड्रग बेसिकली उनको ब्लॉक करेगी। और जब आपके रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो उनके साथ जब कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म होगा तो आपकी वॉमिटिंग को स्टॉप किया जा सकता है, ठीक है। पेरिफेरल एंटीएमेटिक्स में ये 3 क्लास ऑफ ड्रग्स आती हैं। उसके बाद हम सीरोटोनिन की अगर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करें कि वो किस तरह से काम करता है, तो उसमें हमारे पास ये 3 ड्रग्स हैं जिसमें है ओंडेस्टिरोन है, उसके बाद डोलेस्टिरोन है और ग्रेनिस्टिरोन है। दिस क्लास ऑफ एजेंट इज इंपॉर्टेंट इन ट्रीटिंग एमएसएस, ठीक है, दैट इज लिंक्ड विद कीमोथेरेपी। एज वी डिस्कस प्रीवियस कि कीमोथेरेपी में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है जब कोई कैंसर ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी लेता है, तो ये क्लास ऑफ एजेंट बेसिकली उसमें ट्रीट करेगी, लार्जली बिकॉज ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये नहीं अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगी, ये आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकती हैं क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे कैन गिव यू अ बेनिफिट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले अगर हम बात करें, एज वी नो एक एनालॉग होते हैं। एनालॉग ड्रग वो हैं कि जो रिजेंबल तो करते हैं लेकिन सेम वैसे नहीं होते। एंड एगोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और एक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हमारे पास एंटागोनिस्ट होते हैं जो एक्शन को अपोज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर हम देखें तो दीज एजेंट सिलेक्टिवली ब्लॉक द सेरोटोनिन रिसेप्टर, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा कि सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी ये उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सीटीजेड में भी होते हैं, ठीक है। जो रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। अब जीआईटी में भी रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। फिर क्या होगा, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जब हम ये ड्रग देंगे तो ये ड्रग उस रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेंगे तो उसके एक्शन को इनहिबिट कर देंगे। क्लिनिकल यूज की बात करते हैं। क्लिनिकल यूज में सबसे पहले है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, यानी अगर ऑपरेशन के बाद किसी को नोजिया होता है तो उसमें हम ये क्लास ऑफ ड्रग यूज कर सकते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग दैट इज कास्ड बाय कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, यानी इस कीमोथेरेप्यूटिक्स के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसमें जो वॉमिटिंग आती है या नोजिया होता है या कोई रेडिएशन, यानी हम रेडिएशन दे रहे हैं तो उसमें भी हम कोई रेडिएशन ले रहा है अगर कोई भी पेशेंट, तो उसमें भी ये क्लास ऑफ ड्रग यूज कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में एज वी नो ADME, यानी कि उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद उसका जो भी उसका मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म है और लास्ट में उसकी एक्सक्रीशन। ये हमने 4 चीज़ों को फार्माकोकाइनेटिक्स में देखना होता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो दीज ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ सिंगल डोज कीमोथेरेपी इंट्रावीनसली और ओरली, यानी हम इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं और ओरली भी, एंड आर एफिकेशियस अगेंस्ट ऑल ग्रेड्स ऑफ इमेटोजेनिक थेरेपी। यानी ये किस लिए एफिशिएंट हो सकते हैं कि जो इमेटोजेनिक थेरेपी है उसके लिए ये बहुत ही इनका एक एफिशिएंट फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग की जो थेरेपी, इमेटोजेनिक थेरेपी एज वी नो कि वॉमिटिंग की थेरेपी है, ठीक है। और जो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है वो इसकी एक एफिशिएंट क्लास होगी। दीज एजेंट्स आर एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर, यानी इनका मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होगा, लीवर में, और विद हाइड्रोक्सी और डोलेस्टेरोन बीइंग एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डोलेस्टेरोन, यानी उसका जो एक्टिव हाइड्रोक्सी डोलेस्टेरोन होगा उसके साथ इसका मेटाबोलाइज्ड होगा, एंड देयरफॉर डोजेज ऑफ दीज एजेंट शुड बी एडजस्टेड इन पेशेंट विद हिपैटिक इनसफिशिएंसी। अगर किसी को कोई लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, हिपैटिक मीन्स लीवर, इनसफिशिएंसी अगर कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या कोई लीवर डिजीज है
उन पेशेंट्स में इस क्लास ऑफ एजेंट्स को हमें बहुत ही प्रिकॉशन के साथ देना पड़ेगा। इल्यूमिनेशन की बात करें तो इल्यूमिनेशन इज थ्रू द यूरिन। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। हेडेक इज़ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी चेंजेस, ईसीजी यानी उसमें ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं। ईसीजी में एज वी नो के डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं, जिसमें क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, इसको हम क्यूटी सिंड्रोम भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम ये क्लास ऑफ ये वाले एजेंट्स देते हैं तो ईसीजी के दौरान इसमें प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल भी हो सकता है, और फिर आगे से जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो द पेशेंट हु मे बी एट रिस्क शुड टेक दिस मेडिकेशन विद कॉशन। उसके बाद डोपामीन एंटागोनिस्ट की बात करें। डोपामीन एंटागोनिस्ट वो होंगे जो डोपामीन के एक्शन को इनहिबिट करेंगे। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, इनके नेम हमें आने चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दीज विल ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर, डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। एज वी डिस्कस के रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डोपामिन का रिसेप्टर भी वहीं पे प्रेजेंट है, तो ये क्लास ऑफ ड्रग जो डोपामिन का रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगा। क्लिनिकल यूज देखें तो फॉर नोजिया एसोसिएटेड विद नियोप्लास्टिक डिजीज। अब नियोप्लास्टिक डिजीज क्या होती हैं? नियोप्लास्टिक डिजीज वो डिजीज है जिनकी वजह से ट्यूमर की ग्रोथ बॉडी में इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसमें अगर नोजिया है तो इस क्लास ऑफ एजेंट्स को एसोसिएट करते हैं विद द नियोप्लास्टिक डिजीज। फॉर रेडिएशन सिकनेस एंड फॉर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग एमिस इज यूज्ड एज एन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी और एंडोस्कोपी। यानी कि अगर किसी की सर्जरी हो रही है, सर्जरी के दौरान या एंडोस्कोपी एज वी नो कि एक स्मॉल सा कैमरा बॉडी के अंदर इंसर्ट करके जो डिफरेंट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एनाटमी को देखा जाता है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर हम एज एन एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए हम इस क्लास ऑफ ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारे पास प्रोक्लोरिप्राजीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट लो और मॉडरेटली इमेटोजेनिक थेरेप्यूटिक एजेंट्स। फॉर एग्जांपल इसमें ये एग्जांपल बताई है कि ये वाली जो ड्रग्स है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट लो और मॉडरेट एजेंट्स। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर मीटोक्लोरिप्रामाइड इज इफेक्टिव एट हाई डोजेस एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज प्रोकाइनेटिक ड्रग। उसके बाद हमारे पास जो दो क्लास ऑफ ड्रग हैं जिसमें ड्रोपेरिडोल और हेलोपेरिडोल आर मॉडरेटली इफेक्टिव एंटीएमिटिक्स। इट हैज़ बीन यूज्ड मोस्ट ऑफर फॉर सेडेशन इन एंडोस्कोपिंग एंड सर्जरी के में हमने देखा किस तरह यूज़ हो सकती है, यूजुअली इन कम्बिनेशन विद एपियाइड्स और बेंजोडाइजेपिन, यानी एज अ कम्बिनेशन थेरेपी भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखें तो एडवर्स इफेक्ट में मसल स्पैज्म हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस, सेडेशन, डायरिया, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, जिसको हमने कहा कि इसको हम क्यूटी सिंड्रोम भी कहते हैं।